नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं दोपहर का दंगल। दोपहर के दंगल में हम बात करेंगे कोरोना के खिलाफ महाजंग की। हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट का मुख्य क्राइटेरिया है वह जिले जहां पर या तो ज्यादा केसेस आ रहे हैं या रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ केसेस ज्यादा है। चीज फील्ड लेवल पर कैसे इंप्लीमेंट करनी है उसके बारे में फिर से एक ओरिएंटेशन एक्सरसाइज की है। जंग जारी है। अभी तक ये जंग चल रही थी और ये महाजंग हो गई है। केंद्र सरकार ने पूरे देश को 3 जोन में बांट दिया है। एक हॉट स्पॉट, दूसरा नॉन हॉट स्पॉट और तीसरा ग्रीन जोन। हॉट स्पॉट वो जिले हैं जहां बहुतायत में केसेस सामने आ रहे हैं और ये जिले हैं 25 जिलों में 170 जिले 170 ऐसे स्पॉट हैं जिनको हॉट स्पॉट की संज्ञा दी गई है। और ये हॉट स्पॉट में किया जाएगा। दरअसल इसको माना कैसे जाएगा कि यह हॉट स्पॉट है। यहाँ संख्या ज़्यादा है लोगों की और ऐसे में डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा, यानी कि घर घर जाकर के सर्वे किया जाएगा कि कौन बीमार है और कौन बीमार नहीं है और ज़्यादातर लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। दूसरा है नॉन हॉट स्पॉट। नॉन हॉट स्पॉट का मतलब ये है कि जहाँ पर लोग सर्दी जुकाम बुखार से तो पीड़ित हैं लेकिन उनमें कोरोना के लक्षण नहीं है, तो ऐसे में इन जिलों में सर्दी जुकाम बुखार की जांच की जाएगी। और तीसरा है ग्रीन जोन। ये वो ग्रीन जोन है जो जहां पर अब तक एक भी केसेस सामने नहीं आए हैं और इसको लेकर के किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, जहां पर 20 तारीख के बाद जहां कुछ और ढील दी जा सकती है। तो सरकार ने एकदम स्पष्ट नीति बना दी है कि उसे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितनी जांच करना है, कितनी जांच नहीं करना है, क्योंकि सरकार पर ये आरोप लग रहे थे कि जांच नहीं की जा रही है जिसकी वजह से सही संख्या सामने निकल करके नहीं आ रही है। लेकिन अब इसके लिए एक रणनीति पूरी बना ली गई है और कोरोना से महाजंग के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का यहाँ पर एक पूरा खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। कोरोना संकट के कारण पूरे देश में लगाए गए लॉकडाउन 2.0 का आज दूसरा दिन है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 12,000 के करीब पहुंच गया है। वहीं 392 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय ने सख्त गाइडलाइन जारी की है, जो कोरोना के खिलाफ महाजंग के ऐलान से कम नहीं है। कोरोना से जंग के लिए सरकार ने अब पूरी तरह से कमर कस ली है। अब पूरे देश के सभी जिलों को 3 जोन में बांटा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नई रणनीति बनाई गई है। इसके तहत सभी जिलों को 3 जोन में बांटा गया है। पहला हॉट स्पॉट, दूसरा नॉन हॉट स्पॉट, तीसरा वो जिले जहां अब तक कोई केस सामने नहीं आए हैं। इन जिलों में कोरोना को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम कई एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, जो कोरोना मरीजों की तलाश में जुटी हैं। देश के हर जिले उसको हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स, नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स लेकिन वहां पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, और ग्रीन जोन डिस्ट्रिक्ट जहां पर की कोई केसेस नहीं आए हैं उसमें बांटा गया है। कोरोना का संकट पूरे देश में फैला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 25 राज्यों में 170 जिलों को कोरोना हॉटस्पॉट और 27 राज्यों में 207 जिलों को नॉन हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। 170 हॉटस्पॉट जिलों में अब डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। इन जिलों में जो भी लोग किसी भी फ्लू या सर्दी खांसी से पीड़ित मिलेंगे, उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। हॉटस्पॉट एरिया में लोगों की पहचान के लिए हर हफ्ते अभियान चलेगा। यह अभियान हर सोमवार को चलाया जाएगा। हॉटस्पॉट से सटे एरिया को बफर जोन घोषित किया गया है। बफर जोन में स्पेशल टीम एक्टिव केस की तलाश करेगी।
लोगों का सैंपल लिया जाएगा और उनका टेस्ट किया जाएगा। साथ ही इस टीम की ओर से मरीज के संपर्क में आए लोगों की तलाश की जाएगी। इसके लिए रेड क्रॉस, एनएसएस समेत कई एजेंसियां एक साथ काम करेंगी। हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट का मुख्य क्राइटेरिया है वह जिले जहां पर या तो ज्यादा केसेस आ रहे हैं या रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ केसेस ज्यादा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो डबलिंग रेट ऑफ केसेस वहां पर कम है। बता दें कि अभियान के दौरान इन इलाकों में आवश्यक सेवाओं को जारी रखा जाएगा। जिन जिलों में कम केस हैं, उन्हें नॉन हॉटस्पॉट जिलों के जोन में रखा गया है। इन जिलों में बुखार, सर्दी, खांसी के शिकार लोगों का टेस्ट किया जाएगा। इन जिलों को कोविड-19 के लिए एक अलग से अस्पताल बनाने का निर्देश जारी किया गया है। साथ ही कोरोना से निपटने के लिए सभी जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के प्लान के मुताबिक तीसरा ग्रीन जोन होगा। ग्रीन जोन में उन जिलों को रखा गया है जहां पर कोई केस सामने नहीं आया। इन जिलों में प्रशासन की ओर से नजर रखी जाएगी। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने राज्य सरकारों से कहा है कि जिस भी इलाके में 28 दिनों से कोई केस नहीं आया है, उन इलाकों के हॉटस्पॉट को ग्रीन और ऑरेंज जोन में तब्दील किया जाए। बता दें कि देश में अब तक कोरोना के सामुदायिक संक्रमण का खतरा नहीं है। कोरोना वायरस के लगभग 11.41% रोगी संक्रमण से उबर चुके हैं। लगातार बढ़ते कोरोना संकट के बीच अब सरकार ने कोरोना के खिलाफ महाजंग का ऐलान कर दिया है, जिससे ना तो कोरोना छिपाने वाले मरीज बच सकेंगे और न ही कोरोना आगे अपने पैर पसार पाएगा। ऐसे में बस जरूरत है तो जनता के जागरूक रहने और उनका साथ मिलने की। स्पेशल डेस्क की न्यूज। जी हाँ, तो अब सरकार पूरी रणनीति के साथ सामने आई है और उसने एकदम क्लियर कट पॉलिसी बना दिया है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, और सबके सामने उसने अपनी रणनीति का खुलासा कर दिया है। पूरे देश को 3 जोन में बांट दिया गया है, जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी आपको दिखाया। हॉट स्पॉट, नॉन हॉट स्पॉट और ग्रीन स्पॉट, यानी कि जो जिले और जो प्लेस एक महामारी के रूप में देखे जा रहे हैं, जहाँ ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, उनको हॉट स्पॉट की संज्ञा दी गई है, और जहाँ सिर्फ सर्दी जुकाम बुखार के लोग हैं उनको नॉन हॉट स्पॉट, और तीसरा ग्रीन जोन है जहाँ पिछले 28 दिन से कोई भी केस नहीं आया है, उसको ग्रीन जोन कहा गया है। और द्वारा ये जा रहा है कि यहाँ पर थोड़ी राहत दी जा सकती है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जारी है। हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आकाश राय हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका आकाश जी। और वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन मिश्रा भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, और AK शुक्ला साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व CMO हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। 2 और खास मेहमान हमारे साथ में फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। अताहिर नईम साहब हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। स्वागत है आपका अताहिर नईम साहब। और आनंद पांडे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। हम सीधा रुख करेंगे आकाश राय का। जी आकाश राय जी, ये एक अच्छी बात है कि सरकार अब पूरी रणनीति के साथ बाहर आ गई है। या डॉक्टर शुक्ला का हम रुख कर लेते हैं, उनसे पहले समझ लेते हैं। डॉक्टर AK शुक्ला साहब, ये एक अच्छी रणनीति है क्योंकि पूरी रणनीति के साथ सरकार सामने आई है और पूरे देश को 3 जोन में तब्दील कर दिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो इस तरीके की इन्फेक्टिव बीमारियां होती हैं, जिसका वायरस ही बहुत ही छोटा विषाणु होता है जो कि आसानी से दिखाई नहीं देता, इससे बचाव का एक ही तरीका है कि हम संक्रमित मरीजों को सामान्य जनसंख्या से, पॉपुलेशन से दूर रखें। और ये रणनीति सही है कि पूरे देश को अगर बांटा गया है कि कौन ज़्यादा प्रभावित है, कौन नहीं प्रभावित हैं, और लोगों को घर से निकलना रोका जा रहा है। सबसे उचित मार्ग यही है कि संक्रमित रोगियों को स्वस्थ लोगों के बीच में जाने से रोका जाए। और अगर इसमें हम सफल हो जाते हैं तो हम जल्दी ही इस बीमारी पर नियंत्रण पा लेंगे। चलिए, आकाश राय क्या कहेंगे आप? देखिए प्रदीप जी, पहले भी हमारी आपकी चर्चा हुई तो मैंने कहा कि लॉकडाउन सेकंड में, लॉकडाउन पार्ट 2 में निश्चित रूप से सरकार कई चीज़ों में ढील देने जा रही है, और वो देखने को भी मिल रहा है। जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पे भी ढील दी जा रही है। और 20 तारीख से निर्माण से संबंधित चीज़ें हो गई, स्वास्थ्य संबंधी हो गया, या जो भी मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें उनमें सरकार ने छूट दिया है।
और लॉकडाउन तो जरूरी है ही, उसके साथ साथ जो भी संक्रमित क्षेत्र हैं उनके लिए एक अलग व्यवस्था की जा रही है ताकि वो लोग अपने दायरे को पार न करें। तो इसलिए सरकार की ये प्लानिंग बहुत ही अच्छी है और जिस प्रकार से इस महामारी को अभी तक रोकने में हम सफल हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये विश्वास हमें होना चाहिए कि जिस प्रकार से हमने प्लेग को खत्म किया, पोलियो को खत्म किया इस देश से, वैसे ही इस बीमारी से भी निजात पाएंगे। चलिए, पोलियो से भी हम लोगों ने तमाम बीमारियों से निजात पा ली है और इनसे भी जरूर निजात पाएंगे। अतहर नईम साहब का रुख करते हैं। अतहर नईम साहब, क्या कहेंगे आप? सरकार अब अपनी रणनीति के साथ आई है, उसने पूरा खुलासा कर दिया है। विश्वकर्मा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी, मिल रही है जी, आवाज, आपकी आवाज आ रही है, आप ठीक अपनी है। बात रख सकते हैं। ये ऐसा रोग ही है, जैसा कि डॉक्टर शुक्ला साहब ने बताया, कि दिखता तो है नहीं, अदृश्य शत्रु है। इसमें बचाव ही एक बड़ा रास्ता है और बचाव के लिए बिल्कुल ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं ने जो तय किया है कि इसमें 3 जोन बांट दें और उसमें वैसे कदम उठाए जाएं। बस ये है कि जो ज्यादा चिन्हित लोग की बस्ती मानी जाए, ज्यादा चिन्हित रोगियों को माना जाए, ज्यादा संभावनाएं जहां मानी जाए, वहां जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी आपूर्ति बिल्कुल सुनिश्चित रहे। वहां कोई भुखमरी और लॉकडाउन तोड़कर बाहर निकलने जैसी जो संभावनाएं आई, जो घटनाएं आई सूरत में, गुजरात में, अहमदाबाद में, बॉम्बे में या कहीं भी, वो न हो। लोग घर के अंदर रहें, लोग पलायन न करें, लोग उसका पालन करें, तभी इस रोग से लड़ा जा सकता है, बचा जा सकता है। इसमें सबकी सहभागिता अनिवार्य है और इसके लिए प्रेरित करना चाहिए सबको अधिक से अधिक। जी, चलिए, आनंद पांडे जी, सरकार ने पूरे देश को 3 जोन में बांट दिया है, क्या कहेंगे आप इन जोनों को लेकर के? देखिए सर, सरकार तो अपना कार्य कर ही रही है, तो ये तो सरकार का कार्य है, मगर ये लेट आए दुरुस्त आए, कोई ऐसी बात नहीं। हम तो ये सिर्फ कहना चाहेंगे, देखिए जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहाँ किरदार को ही को नहीं पता होता है कि अगला दृश्य क्या होगा। इस समय कम से कम ये है सरकार को, जहाँ पर भी इस प्रकार के ज्यादा इलाके हैं, संपन्न इलाके जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, उनको सरकार ज्यादा घर घर जा करके लोगों को पता भी लगाए, उनको भोजन भी कराए। उनको तकलीफ भी है, कई जगह से ऐसी खबर आई है कि बेचारी माओं को दूध नहीं मिल रहा है, उनके बच्चों को दूध मतलब वो अपना नहीं पिला पा रही, ना सही ढंग से भोजन मिल पा रहा है जो इससे उनके सर में दूध उतर जाए। तो कम से कम कई इलाके हैं। तो मानवता की सबसे बड़ी एक ही चीज है कि अब सरकार ने तो सारी बंदिशें कर रखी हैं और समाज सेवी भी जाने में डर रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि समाज की सेवा तो कर रहे हैं, साथ में हमको लट भी मिल रहे हैं और हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे भी लगाए जा रहे हैं। कई ऐसे समाजवादियों के भोजन उस पे जहाँ पर वो था तो उनके ऊपर मुकदमे सरकार ने लगा दिया है। अब ये किस द्वेष से लगा दिया ये भगवान जाने। हम लोग तो सब अच्छा कार्य कर रहे हैं और भगवान से यही दुआ मना रहे हैं कि ये संकट की घड़ी टल जाए और हमारा पूरा देश छुट्टियों की एक लहर आ जाए और हमारा देश फिर से उसी ऊंचाइयों पे उठने लगे जाए और तरक्की करे। ठीक, जनार्दन मिश्रा जी, क्या कहेंगे आप? प्रदीप जी, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है और सरकार ने 3 जोन्स में बांटा है, जैसे आपने बताया, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। जहां पर बिल्कुल भी केसेस रिपोर्ट नहीं है वो ग्रीन जोन में है और जहां पर लिमिटेड केसेस हैं वो ऑरेंज में है और मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस वाले एरियाज जो हैं वो हॉट जोन में है। सरकार की कोशिश ये है कि हॉट जोन में मैक्सिमम टेस्ट हो जाए, सभी इंडिविजुअल्स का एक बार टेस्ट हो जाए, जिससे वहाँ की स्थिति एकदम क्लियर हो जाए और रेड जोन को ऑरेंज जोन और ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में बदलने की पूरी कोशिश रहेगी। कितनी जल्दी ऑरेंज जोन के केसेस को एकदम खत्म करके उसको ग्रीन जोन घोषित कर दें, ये एक स्ट्रैटेजी है। देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्याएं आ रही हैं वो 3 ये हैं। एक तो जो पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, ये कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या उससे जोड़कर नहीं देखना चाहिए, लेकिन लोग आकर उसमें अगर सरकार का सहयोग नहीं करेंगे तो जो सबसे अच्छे रिजल्ट की हम लोग कामना करते हैं वो नहीं मिल पाएंगे और वो चीज लंबी खिंचती रहेगी। दूसरा ये है कि जो भी ऐसे इलाके हैं जहां प्रतिबंध लागू है, वहां पर राशन और इन चीजों की जो आवश्यक सामग्री है उसकी जो पूर्ति है
उसमें भी ढीला ढवाली की खबरें आने लगी हैं। तो ये एक बड़ा पॉइंट होता जा रहा है। और तीसरा चीज ये है कि जो ऑब्जर्वेशन में लोग रखे गए हैं उनको कैसे ये टैकल करेंगे और उनका कैसे आगे जो आपने हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि कितने टेस्ट हो रहे हैं और टेस्ट पे कैसे उसका रिजल्ट आ रहा है, ये भी एक सोचने वाली चीज है। तो स्ट्रैटेजी ये अच्छी है, पब्लिक को सपोर्ट करना पड़ेगा और आगे इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। डॉक्टर ए.के. शुक्ला साहब, आपसे ये समझना चाहेंगे, तमाम भीड़ दिखाई दे रही है, वो आज खबरें आई कि बिहार का जो मछली मार्केट है वहाँ फ्लड आ गया। फ्लड आने का मतलब है एक अचानक से लोग जुट गए। ये कहीं लोगों को ये डर तो नहीं सता रहा कि अगर उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हुआ तो मुश्किल हो जाएगा और इसीलिए वो खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए मार्केट में जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं है? देखिए, अखबारों में खबरें आ रही इम्यूनिटी के बारे में, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस बात को जानते हैं और ये भी सही, अगर शरीर की इम्यूनिटी ठीक होगी, मजबूत होगी तो हमें सामान्य इन्फेक्शन नहीं होंगे जी। जो हम टीकाकरण करते हैं वो भी इम्यूनिटी ही बढ़ाते हैं। टीका जब करते हैं तो टीबी का इंजेक्शन हम देते हैं, टीबी की बैक्टीरिया इंजेक्ट करते हैं, पोलियो का करते थे, वो शरीर में रिएक्शन करता था और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती थी। भीड़ का इकट्ठा होने से ऐसा कोई मतलब नहीं, भीड़ इकट्ठी होगी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ये हो सकता है। इम्यूनिटी नहीं बढ़ जाएगी। हम दूसरी बात करें कि वो मछली मार्केट में पहुंच गए या सब्जी मंडी में पहुंच गए तो लोगों को लग रहा कि अगर हम ढंग से खाएंगे नहीं तो हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। नहीं, ये उनका सोचना कुछ हद तक सही भी है। हाँ। लेकिन मान लीजिए दुकानें बंद हैं, सब्जी नहीं मिल रही है, खाने का सामान नहीं मिल रहा है, अगर वो खुला है तो लोग वहाँ जाएंगे। ये थोड़ी सी व्यवस्था समाज के जो उस क्षेत्र के नेता हैं उनकी भी आती है, पुलिस की, प्रशासन की, कि अगर मार्केट खुली है तो वहाँ इकट्ठे लोग ना हो, भीड़ ना हो। तो ज़्यादातर मैंने देखा है दुकानों के बाहर यहाँ लोगों ने थोड़ा सुरक्षा की है, बाहर रस्सी बांध दी है, लोगों को अंदर नहीं आने देते। नहीं, पहले आप देखते हैं दुकानों के अंदर लोग घुस जाते थे, अब नहीं आने दे रहे हैं, बाहर गोले बना रखे हैं जिसमें लोग खड़े हो, तो लोग तो जाएंगे अगर दुकानें खुलेंगी। नहीं, यहाँ बना दिया, थोड़ी जगह देखी जा रही है, लेकिन यहाँ के अलावा भी बहुत जगह है। जैसे हम अगर दिल्ली के सब्जी मंडी की बात करें, गाजियाबाद की सब्जी मंडी की बात करें, या बिहार के फिश मार्केट की बात करें, या कलकत्ता के फिश मार्केट की बात करें, हालांकि इस पे पशु जो लाइव स्टॉक है उस पर काफी कमी आई, लोग कम कर दिया लोगों ने खाना, लेकिन फिर अब भीड़ दिखने लगी है। क्या मायने हैं इसके? नहीं, मायने यही है कि लोग काफ़ी दिनों से बंद हैं, अगर उनको लगता है कि दुकानें खुली हैं तो बाहर निकल रहे हैं। 20 तारीख के बाद अगर थोड़ा छूट मिलेगी तो फिर लोग और निकलेंगे। लेकिन हम लोगों को खुद ही इतना धैर्य रखना चाहिए कि हम खुद भीड़ में न जाएं और खुद अवॉइड करें। जो इन्फेक्शन तभी होगा जब हम भीड़ में जाएंगे और भीड़ में कोई अदृश्य संक्रमित व्यक्ति होगा, हो सकता है उसको भी न पता हो तो संक्रमण है, लेकिन अगर वो खांसेगा, छींकेगा तो उससे दूसरों को इन्फेक्शन होगा। आकाश जी, जनार्दन जी ने एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन उठाया कि लोगों तक राशन नहीं पहुंच रहा है, लोगों तक सामान नहीं पहुंच रहा है, इसलिए लोग बाहर आ रहे हैं और ये चिंता का सबसे बड़ा सबब है। देखिए प्रदीप जी, मैं इस बात को सिरे से नकार नहीं सकता। बहुत बड़ा देश है, 130 करोड़ की आबादी है, ये अच्छी बात है। और उसमें आधे से अधिक आबादी ऐसी है कि जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत हर दूसरे दिन पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो स्टोर करके रखें महीने 2 महीने के लिए। तो इस प्रकार की समस्या जरूर कहीं आ सकती है, लेकिन सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से तत्पर है, सारी व्यवस्थाएं हैं। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे सब्जी की दुकानें ना खुली हो, किराने की दुकानें ना खुली हो, मेडिकल स्टोर्स की व्यवस्था ना हो, सारी व्यवस्था है। और सरकार जहाँ जहाँ रेड जोन की जो बात हो रही है, दुकानें खुल रही है, सब्जी मंडी खुल रही है, दिक्कत है कि वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। और ये बात मैं उत्तर प्रदेश की नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे प्रदेशों की बात कर रहा हूँ। कोई रेलगाड़ी के बहाने निकल जाता है, कोई बस पकड़ने के बहाने निकल जाता है, कोई मछली खाने के बहाने निकल रहा है। तो ये तो एक हम महामारी से जंग लड़ रहे हैं या इसमें कूद रहे हैं? और नहीं प्रदीप जी, मैंने पहले भी कई बार ये बात कही है कि इसमें लोगों का सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी है। एक एक व्यक्ति के साथ एक एक पुलिस वाले या एक एक मेडिकल ऑफिसर सरकार नहीं रख सकती है। इसमें अगर लोग सहयोग नहीं करेंगे, लोगों को लगता है कि थोड़ी सी सरकार ने ढिलवाई दी है तो चलो भीड़ इकट्ठा कर दें, ये निश्चित रूप से ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, पूरे भारतवासियों की। और इस महामारी से जितनी बचाव किया जा सकता था उसका सबसे बेस्ट उपाय, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि भाई उसके लिए कोई टीका या कोई दवाई अभी तक अवेलेबल नहीं है, उसका सबसे बेस्ट उपाय यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन, उसका पालन अगर लोग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से समस्या आएगी। इसलिए सबसे मैं एक बार नहीं 85 बार आग्रह कर चुका हूं, फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा। पूरा देश आग्रह कर रहा है, सब हम लोग चैनल वाले भी आग्रह कर रहे हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, लेकिन
अगर जो लोग, जिन लोगों को समझ में ये बात नहीं आ रही है, उनको समझाना पड़ेगा ना। समझाया जा रहा है, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में एनएसए लगाया गया, जहां जहां पर ये तरह की कुछ घटनाएं हुई, उसी तरीके से दूसरी जगह भी करना पड़ेगा। तो दूसरी जगह अब महाराष्ट्र में जो सत्ताधारी दल है, उस दल के कुछ मिनिस्टर लोग अपने एक गुर्गे को लगा के एक अफवाह फैलाते हैं और हजारों की भीड़ इकट्ठा करते हैं। तो जहां पे ये खुद क्राइम इन पार्टनर हो, तो वहां पे ये कार्रवाई कैसे करेंगे? बिल्कुल। चलिए अतः नईम साहब, सीधा आरोप आपका लग रहा है कि जब आप लोग खुद ही इस तरह का इंस्टिगेट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगी? बिल्कुल निराधार आरोप है ये। तो फिर वो चैनल का पत्रकार क्यों गिरफ्तार किया गया जिसने कहा था, और रेलवे के अफसरों पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई जिन्होंने कहा था कि आज ये रिपोर्ट आ रही है कि ट्रेन चलेगी? सरकार को अपने अनाउंसमेंट सिस्टम से सारी बात कहनी चाहिए। किसी रेलवे के ऑफिसर ने कहा था ये आपके लोगों ने अफवाह फैलाई थी। आरोप लगाना बंद कर दें, केवल आरोप लगाना बंद करें। ऐसे समय में बहुत हो चुका आरोप लगाना। नहीं साहब, आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है इस समय, हम सबको मिलकर लड़ना है। लेकिन अगर इस प्रकार की गलतियां होंगी तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। एक बढ़िया से विषय पर विश्वकर्मा जी चर्चा करा रहे हैं, आप घुमा के ले गए कि सत्ताधारी दल शिवसेना के गुर्गे ने किया, फलाने ने किया। ये आरोप लगाना बंद करिए। गिरफ्तार तो हुआ है जिसने चैनल ने कहा, और रेलवे के लोगों पर अरे क्यों आरोप लगा? आप लोग कुछ भी गलत करेंगे, आप लोगों की भीड़ इकट्ठा करेंगे, उत्तर भारतीयों को आप कहेंगे कि यहाँ से चले जाओ, उसके बाद भी आपसे सवाल भी न पूछा जाए। के पीछे आप होते हैं, सारी अफवाह के पीछे सत्ताधारी दल होता है, सारी अफवाहों के पीछे सत्ताधारी दल है। सरकार आप चला रहे हैं, सरकार सत्ता आपका, प्रशासन आपका, पुलिस आपकी, अफवाह भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे हैं। तो कार्रवाई क्यों नहीं करते आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं मुझे भेजा आपने? बेहतर ढंग से कार्रवाई की। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जनता से संबोधित करके भीड़ को भी तितर बितर किया, लोगों पर। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अफवाह फैलाया, भारतीय जनता पार्टी के किस नेता को आपने जेल भेजा है? आपका पुराना काम है, अफवाह फैलाने में पारंगत है, आपको ट्रेनिंग मिली होती है झूठ बोलने में, अफवाह फैलाने में। भारतीय जनता पार्टी को मेरिट है। वो जनता जानती है आपको जवाब। 2014 में भी दिया, 19 में दिया। अभी मैं राजनीति पे नहीं आना चाहता हूँ, अभी राजनीति का विषय नहीं है। अभी का प्रत्यक्षम किम कर प्रमाणम की बात, अभी बात हो रही है कोरोना रोग से बचाव की, और जो सुविधाएं मिल रही है उस पर न करके आप सीधे पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में कुछ भी गलत होगा, कुछ भी अच्छा होगा, तो आप किससे सवाल पूछेंगे? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से पूछेंगे, या अखिलेश यादव से पूछेंगे, या मायावती जी से पूछेंगे? शिवसेना अगर आपसे आहत होकर अलग हो गई तो आपकी शत्रु हो गई, देशद्रोही भी हो जाएगी। जो कुछ चाहे आप कह ले, जब तक आपके साथ है वो साथ है, ठीक है, अच्छा है। जो आपसे थोड़ी भी मतभिन्नता रखता है, अरे मैंने देशद्रोही कहा ही नहीं, मैंने शिवसेना की बात ही नहीं की, मैंने कांग्रेस पार्टी की बात की, आरोप लगाना का नाम तक नहीं लिया। सरकार चलाने में आपकी नीयत दुरुस्त नहीं है। सुनिए, पब्लिक अनाउंसमेंट क्यों ठीक से कराते हैं? जिस क्षेत्र में जाना होता है, जब वहाँ पब्लिक इकट्ठा थी तो क्यों नहीं संबोधित किया हुआ? आचार्य साहब आपसे सवाल लेंगे, जरा आकाश राय से एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है जी? एक मिनट रुकिए, मैं जरा आकाश राय से। आकाश राय जी, अगर महाराष्ट्र में भीड़ निकल आई, वहां पर सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी है, तो बिहार में आपकी सरकार है, वहां फिश मार्केट में सैकड़ों हजारों लोग कैसे एकत्रित हैं? अब ये मौन हो जाएगी। जिम्मेदारी आपकी भी है। निश्चित रूप से जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी का पालन करने की कोशिश पूरी तरीके से सरकार कर रही है। हमारे डिप्टी सीएम वहाँ के, या वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, ये सब लोग लगे हुए हैं, हर तरीके से लगे हैं। कहीं पे भी इस प्रकार की भीड़ इकट्ठा होती है तो उसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से सरकार पे आएगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या शिवसेना की हो। ये गलती है, इस गलती को माना जाना चाहिए, लेकिन आने वाले समय में कि ऐसा दोबारा न हो, उसका प्रयास होना चाहिए। और अगर कहीं पे भी भीड़ जुटेगी, चाहे वो यूपी की बात हो, चाहे वो बिहार की बात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, निश्चित रूप से ये सही नहीं है। ठीक है, अतः नईम साहब, आकाश राय ने बिल्कुल पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया कि बिहार में अगर ये हुआ है तो गलत हुआ है, उसकी हमारी जिम्मेदारी है, और महाराष्ट्र में अगर ये गलत हुआ तो इसकी जिम्मेदारी आप पर तो बनती ही है। बिल्कुल, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। सरकार चलाने का दायित्व यही होता है कि अगर गलत हो गया तो उसको ठीक करे, न कि कोई दूसरा बैठकर आरोप लगाए। महाराष्ट्र वाली घटना में रेलवे की जिम्मेदारी बताई जा रही है, उस एबीपी मांझा के पत्रकार की बात बताई जा रही है, इसलिए वो गिरफ्तार भी हुए हैं। तो क्या आपने रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कोई एक्शन लिया? और अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे तो क्या उसकी रिपोर्ट केंद्र में भेजी?
देखिए, केंद्र रिपोर्ट मांगता है तब रिपोर्ट जाती है, गृह मंत्रालय रिपोर्ट मांगता है। अभी तक ये सूचना नहीं है कि गृह मंत्रालय नहीं, अगर केंद्र सरकार कर्मचारी कोई अच्छे से काम अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है तो उसकी रिपोर्ट तो आपको करनी पड़ेगी ना। आईएएस अधिकारी को सस्पेंड करने का अधिकार तो राज्य सरकार के पास होता है, टर्मिनेट नहीं कर सकता। सिफारिश करने का है, सिफारिश करने का और कार से हटा देने का, बस। आ रहा हूं आपके पास आनंद जी। का अधिकार उनका है जी। निश्चित रूप से पहले सामान्य स्थिति बहाल करने के बाद तो अधिकार सस्पेंड करने का अधिकार राज्य सरकार को है जी। नहीं, सस्पेंड कर देने के बाद वो केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति पे कहीं भी हो जाते हैं, बर्खास्त नहीं हो सकते। हेलो हेलो, डिस्कनेक्ट हुआ क्या? चलिए जी। हाँ आनंद पांडे जी, आपके पास आ रहा हूँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रदीप जी, जिस प्रकार से ये बेचारे जितने भी लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार के हो, चाहे अन्य राज्यों के लोग हैं, ये लोग जो सड़कों पे उतरे हैं ये भूख के कारण उतरे हैं। चाहे दिल्ली में हो, चाहे अभी आपने देखा होगा गुजरात में भी लोगों ने आगजनी करी और सड़कों पर निकले। उसी प्रकार से दिल्ली में भी जो बांद्रा पे आनंद जी आपको, और आप मानेंगे नहीं, 39 लाख। आनंद जी आपको रोकना चाहेंगे, वक्त एक ब्रेक का चला है, इंपॉर्टेंट ब्रेक पर जाना पड़ेगा। इसके बाद आप वापस आएंगे, एक ब्रेक पर जाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पास आएंगे तो आप ही के पास आएंगे आनंद पांडे जी, आप तैयार रहिएगा। और लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट का मुख्य क्राइटेरिया है हेलो, वह जिले जहां पर देखना या योगी तो जी आ रहे हैं क्या, लाइव नहीं ज्यादा कर रहे हो केसेस आ क्या? रहे हैं या रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ केसेस ज्यादा है। ये चीज फील्ड लेवल पर कैसे इंप्लीमेंट करनी है उसके बारे में फिर से एक ओरिएंटेशन एक्सरसाइज की है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। 125 वर्षों के विश्वास का रिश्ता है हमारा। 10,986 शाखाएं, 13,284 एटीएम और 12,943 बैंक मित्रों ने भरोसे के इस रिश्ते को एक सूत्र में बांधा है। 1 लाख बैंकर आपके भरोसे को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन कार्यरत हैं। 17 करोड़ खाता धारकों के अटूट रिश्ते के विश्वास का प्रतीक हैं हम। देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हैं हम। आइए आज 126वें स्थापना दिवस पर हम एक साथ मिलकर कोविड-19 से लड़कर जीतने का संकल्प करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट का मुख्य क्राइटेरिया है वह जिले जहां पर या तो ज्यादा केसेस आ रहे हैं या रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ केसेस ज्यादा है। ये चीज फील्ड लेवल पर कैसे इंप्लीमेंट करनी है उसके बारे में फिर से एक ओरिएंटेशन एक्सरसाइज की है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वापस हम चलेंगे आनंद पांडे जी के पास में। हाँ आनंद पांडे जी, आप अपनी बात रख लीजिए।
देखिए प्रदीप जी, जिस प्रकार से ये भीड़ सड़कों पर निकल रही है, दिल्ली में हो चाहे गुजरात में हो चाहे महाराष्ट्र के अंदर हो, असली बात ये है कि ये बेचारे गरीब लोग हैं, भूखे हैं सर। और 39 लाख रेलवे ने टिकट रिजर्वेशन करा था, तो उनमें से भी, और 14 तारीख को चूंकि ये अंदाजा था कि शायद लॉकडाउन रेलवे शुरू हो जाए, तो इसलिए पब्लिक भीड़ पर निकली, जिसको सरकार कायदे से समझा नहीं पाई। इसमें सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, जो गरीबों में, बांद्रा में गरीबों पर लाठीचार्ज हुए निंदनीय है। वो इंसान भूखे थे, और जो इंसान भूखे हैं वो एक कमरे में बंद है, कचमचा रहे हैं। तो सरकार, मैं बेर बेर यही कह रहा हूँ कि सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित करे, पता लगाए कि कहाँ पर है, उनको किसी प्रकार की कमी न आने दे। ये जनहित में है भाई, ये सभी लोगों का ये धर्म है कि कोई भी भूखा हो तो उसे भोजन कराए, बीमार हो तो दवा पहुँचाए। ये नहीं कि जाति या संप्रदाय के नाम पर केवल मदद की जाए। ज्यादा खराब स्थिति तो केवल मध्यम और परिवार की भी है ना, ये बेचारे भीख मांग सकते हैं, ना कि कोई इनकी सरकार मदद करती है। और मैं तो सीधे ये कहूंगा कि देखिए, नफरत की दीवार इतनी ऊंची कर दी है इन लोगों ने कि मोहब्बत ने अपना सर पटक पटक कर दम तोड़ दिया है। वो दीवार मजहब की थी और मौतें इंसानियत की हो रही हैं। अब फैसला ये भारतीय जनता पार्टी वालों के हाथ में, या इंसान बने और या सदा इनको एक मौका मिला है तो वो मौका कम से कम गंवाए नहीं। इंसानियत का पहाड़ा पड़ा देश इनको समझे कि हाँ ये वाकई में इंसान। जवाब ले लीजिए, ठीक है। आकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब ले लीजिए आनंद पांडे जी। आनंद जी, आप अपने नेताओं की बात लगता है नहीं सुनते हैं। आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता है आईपी सिंह, कल उनका ट्वीट आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उन्होंने कनिका कपूर की एक केस स्टडी के आधार पर यह कह दिया कि भारत में कोरोना का कोई असर नहीं होने वाला है। तो क्या ये जनता को गुमराह नहीं कर रहे हैं? और अगर उनकी बातों से प्रभावित होकर, मैं नहीं कहता कि उनकी बातों से बहुत लोग प्रभावित हैं, लेकिन अगर उन्हीं के फॉलोअर लॉकडाउन तोड़ने लगे तो क्या ये सही संदेश जाएगा? पहले आप ये क्लियर करिए। देखिए, समाजवादी का कोई भी फॉलोअर लॉकडाउन नहीं, वो तो समाज के लिए उत्तर प्रदेश में हर तबके से, हर जगह पे वो कार्य। अरे वो फॉलोअर नहीं, वो आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता है। राष्ट्रीय प्रवक्ता है। जब पहले लॉकडाउन की घोषणा हुई तो उन्होंने कहा 21 दिन के लिए नरेंद्र मोदी जी ने देश को नरक में झोंक दिया। उसके बाद दूसरे लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद कल उनका ट्वीट है कि अब अगले नरक के लिए आप लोग झेलिए और भारत में इस कोरोना का कोई असर नहीं होने वाला है। यहाँ पे वारिस सीएमओ साहब भी बैठे हुए हैं, इनसे भी मैं सवाल करूंगा कि क्या भारत में इसका असर है या नहीं है? कोरोना का प्रभाव हिंदुस्तानियों के ऊपर कम रहेगा। जो बुजुर्ग हैं सबसे ज्यादा उन्हीं के ऊपर। नहीं, आपने पूछा, मैं बताऊंगा। असर तो है, असर क्यों नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वायरस का असर है। हाँ, भारत में। एक मिनट रुकिए, आनंद पांडे जी रुकिए। बहुत सीनियर डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद पांडे जी आराम से बात करिए, आपकी आवाज आ रही। ठीक है सर जी। तो हमारा सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, भारतवर्ष में थोड़ा सा ये एडवांटेज जरूर रहता है कि यहाँ टेम्परेचर, आनंद पांडे जी एक मिनट रुकिए जी। यहाँ हमारा टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ने से वायरस इनएक्टिव हो जाता है। और एक आध केस जो ये अभी कपूर का कहा गया, ये सब ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर आज 100% आप जांच करा लें, इवन लखनऊ को जिला ले लें जी, तो हो सकता है 70-80% लोग इन्फेक्टेड निकल आए जी। लेकिन 80% अपने आप ठीक हो जाते हैं, उन्हें कोई सिम्टम नहीं होते, पता भी नहीं चलता, अच्छी इम्यूनिटी होती है, यंग होती है, ठीक हो जाते हैं। 15-20% वही लोग जो किसी विशेष बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे कल कानपुर में एक मौत हुई, ये लखनऊ में मैंने पढ़ा, उसको लीवर की प्रॉब्लम थी, किडनी की प्रॉब्लम थी, ऑलरेडी वो सीरियस था, डेवलप था, हो सकता है इन्फेक्शन हॉस्पिटल हो गया हो। तो मैं तो उसको कोरोना से डेथ नहीं मानता, लेकिन अब वो मीडिया है, उसने कोरोना पॉजिटिव आ गया तो क्या कोरोना से डेथ? लीवर कैंसर, किडनी प्रॉब्लम, उसकी डेथ संभावित थी। मतलब क्या सारी दूसरी बीमारियां खत्म हो गई हैं? क्या उनसे मौत नहीं हो रही? क्या ये भी एक बड़ा ये भी हो सकता है, अगर रोड एक्सीडेंट हो कहता है कोरोना की वजह से हो गया, इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है जनार्दन जी, क्या आपको आपके सवाल का जवाब मिला? क्योंकि आपने सवाल उठाया था कि लोगों तक राशन सही से नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। प्रदीप जी, बिल्कुल एक बिंदु यहाँ पे और रखना चाहूंगा। देखिए, जितना इम्यूनिटी बढ़ाना, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पे जितना ध्यान देना, उतना सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करना है। और WHO की जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है, जो अभी रिसर्चेस के अकॉर्डिंग
कि अगले 2 साल तक हमें ये सोशल डिस्टेंसिंग वाला फॉर्मूला अपनाना है, क्योंकि ये वायरस एक बार, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला, इनएक्टिव होता है, तो रीएक्टिव भी होने के चांसेस बने रहते हैं। चाइना में हो रहा है, वैसे ही वापस उसमें हो रहा है। तो हम लोग बात कर चुके हैं इस पे, सिम्प्टोमेटिक केस की बात की हम लोगों ने, जिससे कोई लक्षण नहीं होता है, और 2022 का बल्कि 2025 तक अगर कोई वैक्सीन ना बनी तो ये 2025 तक मेंटेन करना पड़ेगा। भाई आप देखिए, पोलियो खत्म हो गया, लेकिन स्कैटर्ड केसेस अभी भी कभी-कभी निकल आते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट रिसर्च है उनके अकॉर्डिंग 2 साल तो मिनिमम हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है। अब ये अफवाह फैलाकर या राजनीति कर ये जो एक साथ गैदरिंग हो जाती है, लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं, उनको तो देखिए जानकारी नहीं है मुझे लगता है उस लेवल की कि क्या इसकी भयावता है। तो अगर ये चीजें सरकार के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों तक नहीं पहुंचेंगी, तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला है, आप इम्यूनिटी कहीं भी कितनी भी स्ट्रॉन्ग कर लें, लेकिन अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो हुई तो चांसेस जो है आपके इन्फेक्ट होने के ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। और देखिए, जो हमारे साथ में भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बात बोली कि हो सकता है कि हर जगह ये राशन की दिक्कत ना हो, हर जगह नहीं है, ये बात मानी, लेकिन अगर हम कह रहे 100 परिवार भी परेशान हो रहे हैं तो वो भी एक ध्यान देने वाली योग्य बात है। वो बाहर निकल के ले नहीं सकते, उनके घर में अगर नहीं पहुंचेगा तो वो कैसे बाहर सर्वाइव कर पाएंगे। बिल्कुल। आकाश, ये बात तो ठीक है कि तमाम लोगों के पास में राशन कार्ड नहीं है, और ऐसे में वो लोग खाद्यान्न कैसे लेंगे, जबकि राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि इस समय इमरजेंसी राशन कार्ड बना देना चाहिए। नहीं प्रदीप जी, सरकार इस पे बिल्कुल तत्पर है। 112 नंबर पे फ़ोन करेंगे तो निश्चित रूप से पुलिस आपकी मदद करेगी, और बहुत सारे ऐसे कोटेदार और ऐसे प्रधान हैं जो इस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं। अभी परसों की बात है, मेरी आज आजमगढ़ के जिलाधिकारी से बात हुई, 2-3 प्रधान थे कि वो पैसे उनको भेजे गए अकाउंट में 2500-3000, वो सारे पैसे निकाल के 200-250 दे के काम चला रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी कोटेदार, जितने भी प्रधान है, मैं उन सबसे ये आग्रह करूंगा कि अभी संकट की घड़ी है, आप लोग सहयोग करिए, इस प्रकार की हरकतें न करें। आपकी अपील ठीक है, लेकिन उन पर कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई हो रही, कार्रवाई हो रही है मेरे संज्ञान में। कहीं की मैं बता रहा हूँ, परसों आया, मैंने आजमगढ़ के जिलाधिकारी से बात किया और उसके बाद तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की गई। कहीं पे भी अगर देखिए, अगर कहीं कोई चीज छुप जाती है, जानकारी नहीं हो पाती है शासन प्रशासन को, तो बात अलग है, लेकिन अगर हमारे नजर में ये चीजें आएंगी तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और जनार्दन की बात से मैं बस पूरा करूँ, जनार्दन जी ने जो कहा कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे समस्याएं हैं, निश्चित रूप से समस्याएं होंगी, लेकिन वो लोग या उनके आसपास के लोग अगर शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे तो किसी को राशन की, दवाई की कमी ये सरकार नहीं होने देगी। ठीक है, जनार्दन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए प्रदीप जी, जो स्थिति बन रही है, अगर जनता का पूरा सहयोग सरकार के साथ में नहीं है, अभी अगर हम नहीं, लेकिन वैसा वर्ता है ना, जनता का सहयोग सरकार के साथ में हो, सरकार का सहयोग जनता के साथ में हो। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि भाई सभी को इस समय इमरजेंसी कार्ड बना देना चाहिए, हमारे पास बफर स्टॉक है, खाना की कोई दिक्कत नहीं है, तो खाना देना चाहिए ना लोगों को। ये एक हम लोग के यहाँ डिस्कस भी हुआ था इसी चैनल पे कि अगर सरकार इस स्थिति में नहीं है कि घर तक खाना पहुंचा पाए, तो एक कम्युनिटी जो इन्होंने किचन जो तैयार की है उसके माध्यम से एक इलाके में पूरा 100% अगर वो पहुंच जाए तो भी चीजों को संभाला जा सकता है। मैं बताऊं, कैंट एरिया में ही कल ही मेरे पास में एक इन्फॉर्मेशन आई कि करीब 12-15 घर हैं, जो क्योंकि कैंट एक पॉश एरिया है, वहां पर लोगों को इस तरह से नहीं, लेकिन 15 घर एक है जहां तक कुछ भी नहीं पहुंच पा रहा, पुलिस वालों ने भी वहां पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो ये चीजें सामने धीरे धीरे आती हैं। ये स्थिति जब राजधानी की है तो जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर स्थिति कैसे हो सकती है, जैसे अभी प्रधान का इन्होंने बताया, प्रधान मतलब मुझे लगता है कि काफी अधिकांश ऐसे प्रॉब्लम आ रही है कि वो लोग सिर्फ 10, 20, 50 पैकेट बनाकर इतिश्री कर लेते हैं। उनको उस चीज से मतलब नहीं है, पैसे जो मिल गए वो 250-200 देके उन्होंने अपना पीछा छुड़ा लिया। तो अगर ये स्थिति बढ़ेगी तो जनता को आप कैसे घर में रोक पाएंगे? बिल्कुल। चलिए अतः नेम साहब, ये कहना बहुत आसान है कि इस समय सारे लोगों को कार्ड बना दिया जाए और इमरजेंसी कार्ड बना दिया जाए, बफर स्टॉक है, खाने को ले दिया जाए, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये आसान काम नहीं है? देखिए, अगर सरकारें जो भी बताया माध्यम 112 से, पुलिस से, या जितनी तय की गई, मैं लंबे में नहीं जा रहा हूँ, खाना पहुंचे, राशन पहुंचे, लोगों को सामान मुहैया होने के लिए आसानी होती रहे, तो कोई ऐसा नासमझ नहीं है जो निकल आए। जहां तक महाराष्ट्र की, गुजरात की
निकलने की पब्लिक की बात थी, वो पैनिक होकर के अपने गांव जाना चाहते हैं। उनका कहना बार बार कि मरेंगे तो यहाँ भी, मरेंगे अपने घर जाएंगे। ये दुखदाई बात है कि वो मौत पे एकदम उतारू हो गए बेचारे मजदूर। ये सरकार को उन्हें समझाना चाहिए। हर कलेक्टर के पास अनाउंसमेंट सिस्टम की जीप होती है, क्या करके बात करें, जहां लेबर रहती है वहां बात करें, जहां पे इकट्ठा फैक्ट्रियों में लोग रहते हैं मालिकान से समन्वय करें। ये सरकार और जनता के बीच समन्वय का ज्यादा महत्वपूर्ण समय है। लोग इसमें दहशत में ना आए, पैनिक ना हो और लॉकडाउन का कानून तोड़ के बाहर ना आए, ये बार बार अपील की जा रही है। लेकिन जब आदमी बहुत दुखी हो जा रहा होगा, वो मजदूर जो उनकी बातें आई हैं, उनकी तस्वीरें आई हैं कि पुल के नीचे सड़ा हुआ केला ढूंढ ढूंढ के खा रहे हैं, मतलब मैं क्या बयान करूं, वो किस स्थिति को आ गए हैं। संवेदनशील होना चाहिए, न कि राजनीति की और आरोप की बात होनी चाहिए। ये मेरा कहना था। हो गई मेरी बात जी। बिल्कुल ठीक है, संवेदनशील होना चाहिए। आनंद पांडे जी, ये बात ठीक है कि सरकारों को संवेदनशील होना चाहिए और सिर्फ कह देने मात्र से काम नहीं चलेगा कि हमने सारे इंतजाम कर दिए हैं। धरातल पर उसको उतारना भी पड़ेगा, वो चाहे किसी भी प्रदेश की सरकार हो। बिल्कुल सही बात है सर। देखो, हम तो ने पहले ये कहा कि कोरोना पर राजनीतिकरण ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मूल मुद्दे पीछे छूट जाते हैं सर। मेरा कहने का मतलब है, जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं, आप ही के भी मैंने चैनल पर देखा कि जिस प्रकार से कोटेदार राशन 5 किलो की जगह चच्चर बांट रहे हैं, और बाद में कोटेदारों से जब पूछा जाता है तो कैसे भी मैं क्या करूं बड़े भाई, मेन चीज वहाँ से जो इतना भी हमारा खाद्यान्न आ रहा है वही कम दे, उसमें अधिकारी लोग मिलते हैं, अधिकारियों की घट पूरी बड़ी हुई है। और जो भी हमारे यहाँ के मजदूर हैं, किसान हैं, झारखंड से आए हुए हैं, बिहार से आए हुए पूरा गांव के गांव जो मकान में ईटा गारा करते हैं वो करते हैं। तो बिल्डर तो सारे भाग गई है, मगर जो लोग बेचारे वहाँ पर रह रहे हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, जो रोजाना दिहाड़ी पे कमाते हैं और फिर शाम को आटा दाल चावल लाते हैं, फिर वो खाते हैं। तो अब वो बिल्डर सब इस समय भाग चुके हैं। अब वो लोग बेचारों के बच्चे जितने भी देखने को मिलते हैं, उनके यहाँ दूध तक नहीं, वो भूख से तिलमिला रहे हैं। अभी तक उन लोगों को किसी ने भी, चाहे कोई समाज सेवी पहुंच गया है, राशन पहुंचाया है ढूंढ करके, तो हम लोगों ने जो हाल देखा है, मैं वो आपको वो बता रहा हूँ कि इस समय सरकार उनको कोई भी मदद नहीं कर रही, क्योंकि ना उनके पास कोई राशन कार्ड है, ना उनके पास में कोई ऐसा आधार कार्ड है, ना उनकी कोई सभासद सुनना है, ना कोई उनको विधायक सुनना है, क्योंकि वो बाहर से आए हुए हैं। उनको तो ये लोग तो अपने अपने को चेहरा देख करके बांट रहे हैं, जितने भी भाजपा के हो, विधायक हो, फलाना हो, ठिकाना हो, ये जो भी लोग हो, मैं देखता हूँ ये भी राजनीति बड़ी खराब चीज है ना। बिल्कुल ठीक करें, ठीक है आनंद पर जी। आकाश जी, ये बात ठीक है, राजनीति भी बड़ा वो उत्तरत है कि उनके वोट तो लेना नहीं है, तो इसलिए उनको खाना ना, और बिल्डरों पर या जो दूसरे लोग हैं उन पर दबाव बनाना पड़ेगा कि वो मजदूरों को खाना दें, क्योंकि बहुत जगह से शिकायतें आ रही कि खाना नहीं मिल रहा लोगों को। मैं उसी पे आना चाह रहा था कि देखिए कि गांव में ये समस्या नहीं है ज़्यादा, क्योंकि गांव में अगर 2-4 व्यक्ति या 5 व्यक्ति भूखे हैं तो सारा गांव उनकी मिलकर चिंता कर लेता है। लेकिन ये जो लोग, जो भी हमारे मजदूर भाई हैं, जो भी ठेकेदार या जो भी बिल्डर या जो भी फैक्ट्रीज में लोग काम करते थे, ये सारे ठेकेदारों ने, बिल्डरों ने या ये फैक्ट्री के मालिकों ने इनको अपने हाल पे छोड़ दिया, वो निकल लिए। अब इनको चिन्हित करके इन पे कार्रवाई करने का भी दायित्व तो सरकार का ही है। लेकिन सरकार क्या क्या करे? अभी सरकार इस महामारी से बचने के लिए जो जो प्रयास करने हैं पहले हम उस पर कर रहे हैं, उसके बाद इनको छोड़ेंगे थोड़े ना हम। ये हमारे मजदूर भाइयों से काम कराने के लिए उनको यहाँ से दिल्ली, मुंबई और जगह जगह लेके जाते हैं, और उसके बाद जब मुसीबत की घड़ी आती है तो उनको भूखे सड़कों पे छोड़ देते हैं। तो इनको किसी भी प्रकार से इनको न माफ किया जाएगा न छोड़ा जाएगा, किस पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी जो जहां है, मैं वहां के स्थानीय प्रशासन से वो संपर्क करे, किसी भी प्रदेश की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, मुझे लगता है कि इस संकट की घड़ी में वो मदद करेंगे उनकी। ठीक है। अब हम शुक्ला साहब का रुख करेंगे। शुक्ला साहब, हम जिस चर्चा पर कर रहे थे, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि जो 3 जोन में बांटा गया है, इसको आप कितना परफेक्ट मानते हैं या इसमें और कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है क्या? नहीं, ये निर्णय तो बड़े उच्च स्तर पर विशेषज्ञों द्वारा लिया गया है जी, और इसके पीछे वैज्ञानिक आधार भी है। ये ठीक है कि जहाँ पर बिल्कुल क्लीन है, ऑरेंज जोन है, वहाँ ज़्यादा प्रयास नहीं करना है जी, और जहाँ रेड जोन है वहाँ ज़्यादा प्रयास करना है। तो वहाँ रेड जोन में अपनी एनर्जी ज़्यादा केंद्रित कर सकते हैं और वहाँ के लोगों को ज़्यादा हम गियर अप कर सकते हैं कि आपको इतने टास्क दिए गए, इनको आप
मॉनिटर करिए, डेली सुबह से शाम तक मॉनिटर करिए, फॉलो करिए, मरीजों को ढूंढिए, उनका उपचार कराइए, उनको क्वारंटीन में भेजिए। और जो पिंक जोन है वहाँ पर हम खाली सुपरविज़न कर सकते हैं कि काम लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन भी चलता रहे, लोग बाहर न निकले तो भी हम बीमारी पर नियंत्रण पा सकते हैं। ये अच्छा निर्णय है। बिल्कुल नहीं, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि इससे क्या हम उस बात से भी बाहर निकल आएंगे जब ये जो आरोप लग रहे थे हमारे पास किट नहीं है जांच की तो ज़्यादा हम जांच नहीं कर सकते, तो फोकस करके हम सिर्फ रेड जोन में ही जांच करेंगे कोरोना की, बाकी जगह कोरोना की जांच नहीं होगी। देखिए किट की जहाँ तक बात थी, आपकी चैनल पर डिस्कशन हुआ था कि ICMR के महानिदेशक ने कहा है कि हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में किट हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया किस प्रदेश को कितनी किटें दी हैं और किस प्रदेश में कितनी जांच हुई। नहीं, उन्होंने अब साफ कर दिया ना कि ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में कोरोना की जांच की जरूरत नहीं है, यानी कि जो जांच करेंगे वो खाली रेड जोन में ही कोरोना की जांच होगी, बाकी जोन में सर्दी जुकाम बुखार की जांच होगी। नहीं वो ठीक, सर्दी जुकाम बुखार की कोई जांच नहीं होती, जांच होती है तो कोरोना जो इससे वायरस होती है वही होगी। और सर्दी जुकाम बुखार इन्फ्लुएंजा ये तो हर साल इस सीजन में होता है जी। आज की तारीख में कंफ्यूजन ये हो रहा है कि जिसको सर्दी जुकाम बुखार उसको भी लोग शक करने लगते हैं, कोरोना तो नहीं। बिल्कुल एक इतना टेरर बन गया है और इसमें बस हमें सजग रहना है, ध्यान देना है और बाकी निर्णय तो सही है। अगर आप हमें कहें कि आप 133 करोड़ लोगों की जांच कराइए तो संभव नहीं है, 100 करोड़ लोगों की जांच भी नहीं, संभव तो ये इस समस्या का ये बात ठीक है, लेकिन इस समस्या का समाधान फौरी तौर पर निकाल लिया गया ना कि अब सब जगह जांच नहीं की जाएगी। आपके हिसाब से तो जांच सारी होनी चाहिए। ये एक निर्णय है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, पॉलिटिकल निर्णय है, इस पे ज़्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे जी कि वो जो भी सोचा हो, एक किसी की कमी हो या मैन पावर कमी हो, जो भी नहीं हो उसमें मैं नहीं पढ़ता। ठीक है, लेकिन अगर समाज में बीमारी है तो अगर जांच हो तो बुरा भी नहीं है। बिल्कुल, मतलब हॉस्पिटल में आपका कहने का मतलब रेड जोन में भी जांच हो तो ग्रीन जोन में भी जांच हो और बफर जोन में भी जांच हो। अगर हॉस्पिटल में कोई खांसी जुकाम बुखार का मरीज भी जाता है तो उसकी जांच होनी चाहिए आज के परिवेश में। चल जनार्दन जी क्या कहेंगे आप? प्रदीप जी, किसी भी पार्टी का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन हर पार्टी के पास एक सिस्टम है कि उनके कस्बों में, उनके ब्लॉक लेवल पर, उनके गांव लेवल पर नेता है। आप एक गांव में सर्वे करिए, हर गांव में कम से कम 2, 4, 5 नेता हैं। तो अगर जनप्रतिनिधि ही अपनी जिम्मेदारी समझे और उस चीजों को, जो आंकड़े हैं जिनके पास में बिल्कुल राशन नहीं है, जो बिल्कुल पीड़ित है, तो उनको अगर संभाल ले तो स्थिति संभल सकती है। लेकिन जो अभी स्थिति देखी जा रही है कि एक आदमी को राशन देने जाने के लिए 25 लोग जाते हैं, सिर्फ फोटो सेशन जो होता है, तो ये एक अभी इस मतलब एक चीप पब्लिसिटी का जो एक प्रयास है उसको त्याग कर अगर सच में एक कंसर्न होकर ये काम किया जाए तो इस समस्या से भी मुझे लगता है कि निपटारा पाया जा सकता है। अभी आरोप प्रत्यारोप इस तरह, देखिए हर पार्टी के पास में एक सिस्टम है। आप जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ मिलकर आप सूचना, जैसे हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता महोदय वो बात कह रहे थे, ये सूचना आप जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि प्रशासन तक पहुंचाएं कि ये इस गांव में इतने लोग हैं जिनके पास बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। आपके हर गांव में 4 नेता हैं और बूथ तक आपके कार्यकर्ता हैं भाई, हर तो बूथ पे पहुंचाइए ना, लेवल तक आपका मजबूत है। तो आप 4 लोग अगर बताएंगे भाई ये इस 4 घर में नहीं हो रहा, तो आप लोग इस एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरीके से उसको हेल्प कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर एक फोटो खिंचाने के लिए 25 लोग जा रहे हैं और उसको मदद कुछ नहीं मिल पाई। तो इस तरह की विचारों को छोड़कर अगर कंसर्न के साथ में अगर सहानुभूति रखे आया जाए, किसी को आप कुछ दे नहीं रहे, आप अपने आप को बचा रहे हैं। जन सेवा, नारायण सेवा, ये सारी चीजें हर धर्म का आधार है। आप ह्यूमैनिटी की बात करते तो हर धर्म यही कहता है कि अगर आपके पास वाला भूखा सोया तो आपको भी उसमें वो नहीं, वहां पे शिफा मिल सकती है। ठीक है आकाश राज जी, मेरा बूथ सबसे मजबूत, आपका बूथ तो सबसे मजबूत है, तो क्यों नहीं बूथ के लोग एक्टिव हो जाते हैं, 1-1, 2-2 लोग एक्टिव हो जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन को सचेत कर सकते हैं और ये समय है कि आपको अपने मजबूत करने का। नहीं, निश्चित रूप से जनार्दन जी ने जो बात कही, नर सेवा नारायण सेवा, बिल्कुल सही है। और हमारा बूथ स्तर तक का संगठन है और हमारा बूथ अध्यक्ष हो या मंडल अध्यक्ष हो या विधानसभा के लोग हों, जिले के लोग हों, सब लोग अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं। लेकिन मैं जनार्दन जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ
कि ये फोटोबाजी करने के लिए जो लोग ये लोग जाते हैं और 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो आटा दे के और वहां पे नहीं, एक केला देख के 25 लोग फोटो खिंचाते हैं। ये निश्चित रूप से गलत है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने साफ तौर पे ये कार्यकर्ताओं से ये बोला है कि कोई भी आप किसी भी गरीब की मदद करिए तो फोटोबाजी मत करिए, और क्योंकि आप गरीब की मदद कर रहे हैं, उसको मदद कर रहे हैं या उसको इम्प्रेस करना चाहते हैं आप, ये बिल्कुल मान्य नहीं है। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर से लेकर सारे कार्यकर्ता तो लगे हुए हैं, लेकिन प्रदेश में और भी सारी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इनके भी हर गांव में लोग हैं, इनको भी हमारा सहयोग करना चाहिए। सिर्फ अखिलेश यादव जी ट्विटर पे आके या फेसबुक पे आके ट्वीट कर देंगे, उससे काम नहीं होने वाला है। बड़ा प्रदेश है, सबके सहयोग की जरूरत है। सहयोग कर रहे हैं क्या? आप कर रहे हैं क्या? आनंद पांडे जी सवाल, अरे कहाँ सहयोग कर रहे हैं आप लोग? गुमराह करने का काम कर रहे हैं जनता को। आपके नेता कह रहे हैं कि कोरोना का असर नहीं होने वाला भारत में, आप कह रहे हैं कि सहयोग कर रहे हैं। कहाँ पे सहयोग आप कर रहे हैं बताइए हमको। कानपुर में ही देख लीजिए फोटो। आजमगढ़ में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ से सांसद है ना, आजमगढ़ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके सांसद हैं, वहाँ पे कितने लोगों की मदद आप लोग कर रहे हैं? वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के 2 जिले हैं, लालगंज और आजमगढ़, दोनों जिलों के अध्यक्ष, हमारे सारे मंडल के अध्यक्ष, सारे बूथ के अध्यक्ष, पूरे जिले में 11 विधानसभा होने के बावजूद हमारा एक केवल विधायक है, लेकिन उसके बावजूद सारे लोग लगे हुए हैं और आपके सांसद जी केवल फेसबुक और ट्विटर पे ट्वीट कर देते हैं। राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आजमगढ़ से सांसद है, आजमगढ़ में कितने लोगों की मदद आप लोग कर रहे हैं रोज बताइए ना। मैं तो कह रहा हूँ कि परसों की बात है, एक शिकायत आई आजमगढ़ में कि एक प्रधान है वो ऐसे गलत कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। आप सांसद हैं, वहां से सबसे ज्यादा विधायक आपकी पार्टी के आजमगढ़ से। आजमगढ़ है या पूरे प्रदेश में हमारा विधायक लगा हुआ है, हमारे जिला अध्यक्ष लगे हुए, हमारे वार्ड अध्यक्ष लगे हुए, सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पे समाजवादी पार्टी के लोग दिख रहे हैं और कहीं नहीं दिख रहे हैं। सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पे दिख रहा है, जहाँ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखते हैं वही आप लोग भी दिखते हैं। आपको नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि आपने अंधी भक्ति का चश्मा चढ़ा रखा है। पूरे सामाजिक संगठन काम कर रहा है देश के अंदर कोने। आज योगी जी की तारीफ वर्ल्ड वाइड हो रही है। यूके और उत्तर प्रदेश दोनों जो है लगभग समान क्षेत्रफल है, लेकिन हमारी जनसंख्या उनसे 4 गुना अधिक है। लेकिन जिस प्रकार से हमने कंट्रोल किया है उसकी तारीफ पूरा विश्व आज कर रहा है। आप यहाँ बैठ के आरोप लगा रहे हैं। ठीक है भाई, अतः तब उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हमारे यहाँ अतः तब के बाद चलते हैं। आनंद पांडे जी 1 मिनट रुक जाइए, अतः तब के बाद जाना पड़ेगा मुझे जी। 1 किलो आलू बांट रहे हैं। आनंद पांडे जी, ये बात तो सच है कि आपके अरे आलू बांट रहे हैं या प्याज बांट रहे हैं उसका मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अखिलेश यादव सांसद है आजमगढ़ में, उन्होंने क्या किया बताइए जरा। आजमगढ़ में क्या नहीं किया यादव जी? आजमगढ़ में उनके सब लगे हुए हैं, कार्यकर्ता लगे, उन्होंने पैसे भेजे, रुपया भेजा, उन्होंने खीर भेजी, उन्होंने मास्क भेजा। अरे जीतने के बाद आज तक तो दर्शन नहीं दिए। जनता पूछ रही है कि कहाँ है हमारे सांसद जी? सांसद जी लापता हो गए, लोग पोस्टर लगा रहे हैं। चलिए ठीक है, आनंद पांडे आपके बात में आएंगे, अतः तब करूँ करेंगे। आपने एक गाँव गोद में लिया था, आप तक कभी उस गाँव का विकास नहीं कर पाए। आपको बता रहा हूँ आनंद पांडे में रुकिएगा भाई। आप लोगों को हेलो जी, आपने सांसदों ने ठीक है आनंद पांडे और आपके बाद अतः नहीं सर सांसद की बात। अरे बौखलाइए मत भाई, आनंद जी बौखलाइए मत, बौखलाहट से काम नहीं चलता है। जब जवाब नहीं सूझता है तो लोग ऐसे ही बौखला जाते हैं। जी बात हो गई आपकी, रुकिए। अतः नहीं साहब, आपका उत्तर प्रदेश में बूथ पर कार्यकर्ता मौजूद नहीं है, लेकिन जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां पर आपका बूथ मजबूत है और उत्तर प्रदेश में ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि आप ज्यादा से ज्यादा मदद करके लोगों को जोड़ें। तो बूथ पर लोगों को क्यों नहीं मजबूत कर रहे, जो सहायता पहुंचा पा रहे? जी देखिए, ऐसा है, मैं डॉक्टर शुक्ला जी की बात पर कुछ कहना चाहता था और मुझे आज्ञा दे इसकी बात के बाद जो आपने प्रश्न किया उसके बाद डॉक्टर शुक्ला साहब की बात को मैं जरूर कहूंगा, भले आप 1 मिनट का समय थे। हम जहां जहां सरकार में हैं
वहां से ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिल रही है। पूरी तरह से संगठन, सरकार सामंजस्य के साथ काम कर रहे हैं। ना हम कहीं बायस्ड हैं, ना किसी को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। अब ये बात समाप्त करके मैं इस पर आ जाना चाहता हूँ जो डॉक्टर शुक्ला साहब ने दिक्कत है, महाराष्ट्र की तरह बात कर लीजिए। महाराष्ट्र में किसी अफवाह के तहत अगर लोग निकले थे उसको तुरंत कंट्रोल कर दिया महाराष्ट्र की सरकार ने। डॉक्टर शुक्ला साहब ने जो बात कही, जो आपने प्रश्न किया था ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन, बहुत अच्छी बात थी। वही बात होनी चाहिए, न कि आरोप प्रत्यारोप की बात करके समय निकालना, ये नहीं होना चाहिए। ग्रीन जोन के लोग जहां जहां ग्रीन जोन माना गया है उनको कुछ शर्तों के साथ निकलने जाने आने की अनुमति तो मिलनी चाहिए, लेकिन लापरवाही ना हो, उनकी भी जांच हो। मैं डॉक्टर शुक्ला साहब से सहमत हूं और आपने भी विश्वकर्मा जी कहा था कि उनकी भी जांच होनी चाहिए। मैं आप दोनों की बात से सहमति व्यक्त करता हूं। ऑरेंज जोन, वहां भी जांच और सख्ती दोनों हो। रेड जोन, वहां भी जांच और कड़ी सख्ती जरूरी हो, लेकिन जनता को समझाकर पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के साथ जनप्रतिनिधियों को साथ ले जाकर बात करा के, ताकि कोई ऐसा वातावरण न बने जो अप्रिय हो और राजनीति के प्रचार और प्रसार के लिए भारतीय जनता पार्टी उसका दुरुपयोग न कर सके। ये मेरा कहना है। धन्यवाद। ठीक है, ठीक है शुक्ला साहब, समय समाप्त हो चुका है। अंतिम समय आपका 1 मिनट आपके पास में है। आप अपनी पूरी तफसील से बात कर सकते हैं ये 3 रेड जोन के बारे में और इस महामारी से लड़ने के बारे में आप लोगों को संबोधित कर सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि 3 जोन का जो ये फार्मूला लगाया है ठीक ही है। इसका अर्थ यही है कि जो लोग उच्च स्तर पर बैठे हैं वो बराबर निगरानी कर रहे हैं, नई नई रणनीति पर विचार कर रहे हैं। और ऐसा करने से पहले मैंने कहा था कि लोगों में एक जो पूरे देश में एक माहौल बना हुआ था उसमें कमी आएगी कि हमारा एरिया जो है ऑरेंज जोन में है, हमें खतरा नहीं है, ये रेड जोन वालों को ज़्यादा खतरा है। तो इस तरीके से ये अच्छा ही प्रयास है और इसमें मैं कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों को कायदे से लागू करना चाहिए। रेड जोन जो है हमारे, उसमें काफ़ी सख्ती से लॉकडाउन भी सख्ती से होनी चाहिए, मरीजों का सर्वेक्षण भी होनी चाहिए, इलाज भी और जाँच भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। तो इन जोन को इसलिए बांटा गया है क्योंकि वहाँ के लोग सतर्क हो जाएं। रेड जोन को लोग सतर्क हो जाएं कि उनमें दिक्कतें ज़्यादा हैं, तो वो अपने आप को सतर्क रखें, अपने आप को ठीक रखें। ग्रीन जोन के लोगों के लिए अच्छी खबर ये कि उनको ये एक भरोसा हो सकता है कि आइंदा आने वाले समय में उनको कुछ राहत मिल सकती है। तो वहीं ऑरेंज जोन के लोग कोशिश करेंगे कि वो रेड जोन में ना जाकर के ग्रीन जोन में आए, जिससे कि वो अपने आप को बचा सकें, अपनी कम्युनिटी को बचा सकें, अपने प्रदेश को बचा सकें और अपने देश को बचा सकें। ये है और इसलिए इन 3 जोन को बांटा गया है। उम्मीद कर सकते हैं कि लोग कोशिश करेंगे कि वो कम से कम रेड जोन में आए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन जोन में आए, जिससे कि उनको फायदा मिल सके। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।